दोस्तों आज हमारे मार्केट्स में इतना बड़ा क्रैश आप लोगों को देखने को मिला। 3% की गिरावट थी। और ये देखिए नेस्डेक में भी, जो कि यूएस के मार्केट्स अभी खुल गए हैं, नेस्डेक भी 3% से और गिर चुका है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ग्रिम सिचुएशन नजर आ रही है। तो क्या यहाँ पे ये जो क्रैश है इसी तरीके से चलता चला जाएगा और आप लोगों को यहाँ पे डरना चाहिए, या फिर ये क्रैश कभी रुक सकता है? अगर रुक सकता है तो कब रुक सकता है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, वीकेंड पे न्यूज आई ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड न्यूज, जो कि मिडिल ईस्ट से न्यूज आई, मिडिल ईस्ट से न्यूज आई वीकेंड पे। और उससे पहले नेस्डेक फ्राइडे को भी गिर चुका था, क्योंकि वहां पे इंप्लॉयमेंट का डेटा अच्छा नहीं आ रहा था और बाकी इकोनॉमिक डेटा जो है अच्छा नहीं आया था, जिसकी वजह से नेस्डेक और निफ्टी 50 पहले भी गिर चुके थे। लेकिन वीकेंड पे आई मिडिल ईस्ट से रिलेटेड न्यूज और उसकी वजह से आज हमारे मार्केट्स में क्रैश आया। लेकिन उसका ही रिफ्लेक्शन आप लोगों को आज नेस्डेक में देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को, जैसा कि कल लाइव स्ट्रीमिंग में भी बता रहा था, आइए मैं आप लोगों को यहाँ पे चार्ट के साथ दिखा देता हूँ। मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन है और इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स पहले भी कई बार हो चुके हैं। तो क्या वहां पे मार्केट्स बहुत ज्यादा गिरे थे? आइए जरा नजर डालते हैं। ये देखिए, यह स्टार्टिंग मंथ जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि कब वॉर स्टार्ट हुआ था या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। और ये वॉर या कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने के बाद 3 महीने बाद मार्केट्स कहां थे और 6 महीने बाद मार्केट्स कहां थे? ये कौन सा मार्केट देख रहे हैं हम? S&P 500 इंडेक्स को हम देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 1990 में, अगस्त 1990 में यहाँ पे गल्फ वॉर हुआ था और 3 महीने बाद मार्केट्स थे -14% पे और यहाँ पे -3.4% पे 6 मंथ्स बाद। यानी कि सारी चीजें काफी जल्दी नॉर्मलाइज हो गई थी, लेकिन पूरी तरीके से रिकवरी नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक इंस्टेंस है। उसके बाद आप ये 5 इंस्टेंसेस देख सकते हो। इराक वॉर मार्च 2003 में आप देख सकते हो, उसके 3 महीने बाद मार्केट 14.6% ऊपर थी, 6 महीने बाद 19.8% ऊपर थी। ईरान इजराइल प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 2006 में, 3 महीने बाद कहां थी मार्केट, 6 महीने बाद कहां थी। और आप बिल्कुल रिसेंट देख लीजिए, आपको ये तो याद ही होगा, इजराइल हमस का वॉर यहाँ पे अक्टूबर 2023 में, 3 महीने बाद मार्केट थी 10.8% ऊपर और 6 मंथ्स बाद 22.7% ऊपर। तो इससे आप लोगों को दोस्तों क्या नजर आ रहा है? क्या आप लोगों को ये लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये इसमें से सारे कॉन्फ्लिक्ट से बड़ा है? तो दोस्तों देखिए, काफी लोगों की ये नॉर्मल है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी नहीं है आपके पास और आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो दिस टाइम इट इज डिफरेंट। सोचने की ये जो टेंडेंसी है ये काफी लोगों के साथ होती है, लेकिन दिस टाइम इट इज नॉट डिफरेंट। आप देख सकते हो ये जितनी भी चीजें हुई हैं, इससे क्या कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है? अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा होगा कितना नहीं बड़ा होगा ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन आज के हिसाब से क्या आपको लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इन सारे कॉन्फ्लिक्ट से बड़ा हो जाएगा? अब देखिए, हमें नहीं पता कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत बड़ा है या नहीं है, और कौन सा कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा होता है ये तो सिर्फ समय ही बताता है। लेकिन हमारे सामने जो डेटा है हम लोग वो देखने वाले हैं। अभी मैंने आप लोगों को एक डेटा दिखाया, दूसरा डेटा दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, ये है गोल्ड और क्रूड के प्राइसेस। अब आप लोगों को पता होगा गोल्ड क्या होता है। गोल्ड होता है सेफ एसेट, सेफ हेवन। जब भी कहीं पे मार्केट्स में वॉलेटिलिटी होती है, बहुत ज्यादा डर का माहौल होता है, तो सब लोग अपना पैसा गोल्ड में डालने लग जाते हैं और गोल्ड के प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाते हैं। क्या आप लोगों को यहाँ पे ऐसा कुछ नजर आ रहा है? गोल्ड का प्राइस इनफैक्ट 2% डाउन चल रहा है। सेम मिडिल ईस्ट जो है मेजर प्रोड्यूसर है क्रूड का और मेजर प्रोवाइडर है क्रूड का। अगर मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा और उस कॉन्फ्लिक्ट की जो इंटेंसिटी है वो अगर ज्यादा हो सकती है, तो क्रूड के प्राइसेस तुरंत बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन यहां पे आप लोगों को क्रूड में गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि अभी तक जिन लोगों को ज्यादा पता है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग भी अभी तक कन्विंस नहीं है कि यहां पे कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से उनका पैसा गोल्ड और क्रूड के प्राइसेस तो सप्लाई डिमांड से होते हैं, क्रूड के प्राइसेस यहां पे बढ़े नहीं हैं। अगर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होता हुआ नजर आता दोस्तों, तो यहां पे गोल्ड के प्राइसेस भी आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आते और क्रूड के प्राइसेस भी बढ़ते हुए नजर आते, क्योंकि यहां पे सप्लाई चेन्स अफेक्ट हो सकती हैं आगे आने वाले समय में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होता है तो। लेकिन अभी तक डेटा जो है हमें ये सारी चीजें नहीं बता रहा है। उसके बाद मैं आप लोगों को यहां पे लेकर के चलता हूं। यहां पे आप देखिए, नेस्डेक जो है वो तो 3.6% डाउन चल रहा है, डाउ जोन्स भी 2.3% डाउन चल रहा है। लेकिन दोस्तों आप ये बात समझिए, आपने कहीं ये तो नहीं रट रखा है कि नेस्डेक में अगर आज 3.6% की गिरावट है तो कल हमारे मार्केट्स में भी गिरावट होगी। ये बातें कहीं हद तक ठीक हैं, लेकिन आप लोगों को यहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है। ये जो मिडिल ईस्ट की न्यूज आई, ये आई वीकेंड पे और हमारे मार्केट्स यूएस मार्केट से पहले खुलते हैं। तो मंडे को जो मार्केट के अंदर रिएक्शन होता है वीकेंड की न्यूज का, वो हमारे मार्केट्स में पहले आता है और यूएस मार्केट्स में बाद में आता है। तो यानी कि ये जो नेस्डेक के अंदर 3.6% की गिरावट हो रही है, उसकी गिरावट इंडिया में हमारे मार्केट्स में ऑलरेडी आज 3% निफ्टी टूट चुका है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आज नेस्डेक 3.6% गिरा है तो कल भी हमारा मार्केट 3% से गिरेगा। इनफैक्ट आप गिफ्ट निफ्टी पे नजर डाल सकते हो, 24069 पे चल रहा है गिफ्ट निफ्टी और हमारा निफ्टी कहां चल रहा था, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई थी 24055 पे। जो फ्यूचर है वो इससे थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, लेकिन ये जो गिफ्ट निफ्टी है 24069 यानी कि हमारे फ्यूचर की क्लोजिंग के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मंडे को हमारी मार्केट्स में रिएक्शन पहले आता है और उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अगर जैसे कि नेस्डेक कल गिरता है, कल भी अगर नेस्डेक गिरता है तो परसों हमारे मार्केट्स के गिरने के चांसेस हैं। लेकिन ये चीजें तो ऑलरेडी आज हमारे मार्केट्स में फैक्टर इन हो गई हैं। अब चलिए एक और डेटा पॉइंट पे नजर डालते हैं, निफ्टी के चार्ट पे नजर डालते हैं। ये आप देखिए, ये जो गिरावट
गिरावट हुई थी ये हुई थी इलेक्शन वाले दिन, और मार्केट चला गया था 21,300 के आसपास। उसके बाद मार्केट सीधा स्ट्रेट लाइन में भागता है, 25,000 को भी क्रॉस कर देता है। अब भाई ऐसा इलेक्शंस में क्या हो गया, आप मुझे बताइए कि मार्केट जो है 20% 1-2 महीने के अंदर, कोई निफ्टी 50 जितना बड़ा इंडेक्स अगर 20% भागा है, तो क्या आपको यहाँ पे कोई ओवर वैल्यूएशन नजर नहीं आया? तो मुझे तो लगता है दोस्तों, ये जो भी गिरावट हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशंस को रैशनलाइज किया जा रहा है। ये जो ओवर वैल्यूएशन था, ये जो फ्रॉड था थोड़ा सा, वही हट रहा है। मुझे नहीं लगता ये जो मिडिल ईस्ट कंसर्न्स हैं इसकी वजह से हमारे मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिरेंगे। उसके मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स भी दिखाए पहले कि मिडिल ईस्ट के कंसर्न्स के बाद, मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के बाद मार्केट्स कितना ज़्यादा गिरते हैं। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि नेस्डेक की गिरावट को निफ्टी की गिरावट नहीं समझना है कल के लिए। और उसके अलावा मैंने आप लोगों को दिखाया गोल्ड के प्राइसेस और क्रूड के प्राइसेस में कोई भी अपटिक नहीं आया है, यानी कि डर का माहौल अभी तक बना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो वैल्यूएशंस हैं ये रैशनलाइज हो रहे हैं, और यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा जो फ्रॉड है वो हटा दिया है। मुझे नहीं लगता कि हमारे मार्केट्स जो हैं 23,500 से नीचे जाने चाहिए इन द शॉर्ट टर्म। आगे लॉन्ग टर्म में और भी चीज़ें किसी और चीज़ से रिलेटेड खराब होती हैं तो वो अलग बात है, लेकिन ये जो मिडिल ईस्ट का कंसर्न है इसकी वजह से अभी अगले 1-2 हफ्ते में आई डोंट थिंक कि मार्केट 23,500 से नीचे जाएगा। बाकी देखो, मार्केट में होने को तो कुछ भी हो सकता है, और आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉर भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो हमेशा आएंगे ही दोस्तों। कभी भी मार्केट में 3% की गिरावट आएगी तो आप हम हमेशा कुछ ना कुछ कारण ढूंढ लोगे ये सोचने का, दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट। और फॉर एग्जाम्पल इस बार ऐसा हो सकता है कि किसी के दिमाग में ये आने लग जाए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉर हो सकता है। अगर वॉर की वजह से ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट गिरने की आपको चिंता है तो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद भी आप देख लीजिए, चलिए माना कि शॉर्ट रन में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद थोड़ी सी गिरावट आई थी, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर जब से स्टार्ट हुआ है तब से आज तक मार्केट देख लीजिए कितना ऊपर भाग चुकी है। 2-2.5 साल हो चुके हैं उस बात को, और मार्केट पता नहीं कब कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। यानी कि ये सारी चीजें नंबर 1 शॉर्ट टर्म होती हैं। अगर यहाँ पे गिरावट हो भी रही है तो शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट हो रही है। नंबर 2 मैंने आप लोग बता दिया कि शॉर्ट रन में भी गिरावट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है 23,500 के लेवल्स टूटने नहीं चाहिए। बाकी स्टॉक मार्केट है, होने को कुछ भी हो सकता है। मैंने आप लोगों के साथ अपना ओपिनियन शेयर किया, पर अगर मैं आज टॉप गेनर्स के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हो सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पे एफएमसीजी रिलेटेड आपको दिख रहे हैं। ये एक एचडीएफसी लाइफ जो है लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक आप लोगों को बीच में देखने को मिल रहा है। टॉप लूजर्स में थे टाटा मोटर्स 7%, ओएनजीसी 6%, अडानी पोर्ट 6%, टाटा स्टील, हिंडाल्को, पावरग्रिड, एसबीआई, ये सारे स्टॉक्स आप लोगों को गिरते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को जरूर कह देना चाहता हूं कि मिडिल ईस्ट के जहां पे भी कंसर्न्स होते हैं उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस में जरूर अपटिक आ सकता है, चाहे ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब ना हो तभी भी। तो इसकी वजह से कुछ स्टॉक स्पेसिफिक गिरावटें जरूर हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो क्रूड को एज रॉ मटेरियल यूज करते हैं, या अगर यहाँ पे सिग्निफिकेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स, पिडिलाइट जैसे स्टॉक्स को यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है और उसकी वजह से वहां पे फॉल हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर इंडाइसिस में मैं बहुत बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। यह है मेरा ओपिनियन। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों काफी लोगों को इस टाइम पे ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि मैं अपने शेयर्स को बेच करके निकल जाऊं और नीचे खरीद लूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो। शेयर्स को सेल करने का, स्टॉक्स को सेल करने का एक सही समय होता है, और वो सही समय कैसे निकालते हैं आप उसके लिए ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ये आपको मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप इसे देख सकते हो। एक बार आप ये वीडियो देख लोगे जो कि 20 मिनट्स की है, आपको डिटेल में बताया जाएगा, तो आपको ये क्वेश्चन दोबारा कभी नहीं आएगा। और अगर आप इस चैनल के और भी ज्यादा क्लोज आना चाहते हो तो आप इस ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।